थाने पर बैठे दरोगा जी एक अपराधी से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? इसकी तस्वीर देखो और ध्यान से देखो और बताओ कि तुमने इसे कभी देखा है। उसने उस तस्वीर को देखा और देखने के बाद कहा कि अरे इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसको मैंने ही बेरहमी तरीके से मारा था। और जैसे ही इस बात की जानकारी उस दरोगा जी को लगती है, दरोगा जी सन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि आखिर तुमने इसको मारा क्यों? वो कहता है कि मेरी बातों को ये मान नहीं रही थी और कुछ अपनी बातों में उलझा रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे जो कहती हूँ मेरी बातों को मान लो, इसीलिए मैंने इसे जान से मार दिया। अब इसकी बात को सुन करके दरोगा जी तुरंत अपने डीसीपी ऋचा तोमर को कहते हैं कि मैडम, ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे किसी और आरोप के सिलसिले में यहाँ पर लाया था, लेकिन यहाँ पर लगी हुई तस्वीर को ये देखता है और देखने के बाद कहता है कि इसे मैंने मार डाला है। अभी ये साहिबा जब पहुँचती हैं तो वो पूछती हैं और वो फर्राटे तोते की तरह जवाब देने लग जाता है और क्या क्या कह देता है कि उसे भी उसकी जानकारी नहीं होती है। और वो कुछ ऐसी हकीकत खोलता है, 50 से 55 लड़कियों के साथ में अवैध संबंध की बातों को स्वीकार करता है, जिसे सुनने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको भी ताजुब हो जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी। ये है राजस्थान के जयपुर की, थाना है करधनी। और करधनी थाने में एक एसआई हैं, वो बैठे हुए रहते हैं। तभी उनके पास में एक मुखबिर का फ़ोन आता है। एसआई का नाम रहता है मोतीलाल शर्मा जी। मोतीलाल शर्मा जी के पास जब फ़ोन आता है, उनसे मुखबिर कहता है कि साहब, जिस व्यक्ति की तलाश आप महीनों से कर रहे हो उसकी लोकेशन हमें मिल चुकी है, तो क्यों ना आप देर मत करिए और तुरंत मौके पर पहुंचिए। एसआई साहब कहते हैं कि भाई तुरंत फटाफट उसका लोकेशन दो और किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कहाँ पर खड़ा है, कौन सी मोटरसाइकिल है, हमें बताओ, मैं वहाँ फ़ौरन वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तुरंत अपने साथ में 2 कांस्टेबल लेते हैं और साथ में पहुँच जाते हैं उस स्थान पर। उस स्थान का नाम है अलवर क्षेत्र में टपुकूड़ा क्षेत्र है, उसी में वो एक बाज़ार में बैठा हुआ था। और तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, उसे घेराबंदी करके उसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके उसे जब थाने लेकर के आते हैं, अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो नाम बताता है कि मेरा नाम मिंटू है, मिंटू उर्फ विक्रम, और मुझे यहाँ पर आप लेकर क्यों आए हैं। अब उससे जब वो बात कर रहा होता है तो दरोगा जी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि तेरे ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हैं और चुपचाप बैठे रहे और जो पूछता हूँ उसी का जवाब देना, ऐसी बातें करते हैं। वो कहता है कि ठीक है, बताइए क्या कहना मुझे, और मुझे पकड़ के लाए हैं तो क्या सबूत क्यों लेकर के आए हैं। अब इतनी बातें सुनने के बाद में जो एसआई साहब रहते हैं मोतीलाल शर्मा जी, वो गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे थोड़ा सा सख्ती से पूछना शुरू करते हैं। थाने पर एक तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर को देखने के बाद में वो कहता है कि जो आपने नीचे गुमशुदा लिख रखा है इसे अब हटा दीजिए क्योंकि ये मर चुकी है। जैसे ही एसआई साहब को इसकी जानकारी लगती है, वो कहते हैं कि अरे मैं तो तुझे दूसरे केस के सिलसिले में लाया हूँ, तो पूजा शर्मा के बारे में क्या जानता है, इस लड़की को तू मरा हुआ क्यों बता रहा है। अब जैसे ही अब इसकी पोल खुलती है, अब ये बोलता है कि इसे मैंने ही मारा है और इसे बड़ी बेरहमी तरीके से मारा है। अब वो कहता है कि अरे तू क्या कह रहा है, कुछ तुझे समझ में आ रहा है। जब उसकी बातों को सुन करके जब एसआई साहब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, मैं पूरे होश में कह रहा हूँ, इसको मैंने ही मारा है। अब उससे पूछते हैं कि तू इसे कैसे जानता है, इसका नाम कैसे जानता है, कहाँ इससे तेरी मुलाकात हुई थी। वो बताना शुरू करता है कि ये जो लड़की है ये अपने जीजा के पास में रहती थी और अपने पढ़ाई लिख के सिलसिले में या करके वहाँ पढ़ाई कर रही थी और बहुत अच्छी पढ़ने में भी थी। लेकिन आते जाते समय मेरा दोस्त है, उसके साथ में इस लड़की की दोस्ती हो जाती है और इस लड़की से दोस्ती होने के बाद में मेरा दोस्त मेरे साथ में उठना बैठना कम कर देता है, मेरे पास आना बंद कर देता है। मैं एक दिन उससे पूछता हूँ कि मेरे साथ में आजकल तू पहले जैसे नहीं रहता है, पहले मेरे साथ में आकर के बियर पीता था, सिगरेट पीता था, लेकिन आजकल तू मुझसे दूरी क्यों बना रखा है। अब उसका दोस्त कहता है कि मुझे अब मैं तेरी भाभी के साथ रहने लग गया हूँ। अब उसने कहा कि तूने शादी कब कर ली। उसको कहता है कि अरे पागल, होने वाली भाभी है तेरी। आमतौर पर गांव के देहात के जो लड़के होते हैं
जब किसी के साथ में फ्रेंडशिप में आ जाते हैं तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देते हैं, अपने दोस्त के सामने उसे भाभी ही कहा करते हैं। अब इसी तरीके से जब वो बात करने लग जाता है तो वो कहता है कि एक बार फ़ोटो नहीं दिखाएगा, तस्वीर नहीं दिखाएगा, कौन है, कैसी है, किस लड़की के साथ में तेरी दोस्ती हो गई है, अभी तक तूने मुझे बताया भी नहीं। मिंटू का जो दोस्त है वो उसकी तस्वीर को दिखाता है। वो देखने के बाद मिंटू कहता है कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे मेरी दोस्ती एक बार करवा दे तू। वो कहता है कि अरे यार ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद में अपने दोस्त के कहने पर मिंटू उस लड़की से उसकी दोस्ती करवा देता है। उस लड़की से जब दोस्ती होती है तो मिंटू का मन धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता है। उस लड़की से जो पूजा रहती है उससे वो कहता है कि अब मेरे साथ में इसके साथ में मुझे अवैध संबंध बनाना है। अब उसका दोस्त जो है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो उससे नाराज़ हो जाता है। उसकी नाराज़गी को देख करके मिंटू का जो दोस्त है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि एक बार की तो बात है, इसकी बातों को तो मान लो। उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है, कई हफ्तों तक बात नहीं करती है, लेकिन फिर वो उसके प्यार में इतनी पागल हुई रहती है लड़की कि वो भूल जाती है सारे रिश्तों को, सारे संबंधों को। उस लड़के के साथ में भी, मिंटू के साथ में वो अवैध संबंध बना लेती है। पूरी तरीके से रात भर एक साथ में वो लोग रहते हैं। फिर 2-4-10 दिन बीतता है जब वो लड़की उसके दोस्त से कहती है कि शादी मैं तुम ही से करूँगी। फिर मिंटू के पास में वो लड़का आता है, कहता है कि यार ये तो शादी करने की ज़िद कर रही है, लेकिन अभी उस लायक नहीं रह गई, क्योंकि अब उसने तेरे साथ भी वो सारे संबंध बना लिए हैं जो मेरे साथ ही बनाती है, तो मुझे ये लड़की बिल्कुल भी अब पसंद नहीं है। अब वो उस लड़की को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता। वो लड़की बार बार विनती करती है, नाराज़ हो जाती है। फिर मिंटू से वो लड़का कहता है कि इसको क्यों ना हम लोग ठिकाने लगा दें। तो वो सो रही होती है, सोते हुए में ये लोग उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद में रेलवे ट्रैक के पास ले जा करके इसे रख देते हैं। और ये ट्रेन आती है, उसकी इतनी बुरी तरीके से इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है कि इसके चीथड़े हो जाते हैं, इसका कोई जानकारी नहीं लगता है। और पुलिस में इसके जीजा केस दर्ज करवाते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। और पुलिस को कहीं से सुराग नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसकी जो डेड बॉडी थी वो ट्रेन के सामने, ट्रेन के आसपास जो कट के गिरी हुई थी, इससे पता नहीं चल पा रहा था कि ये वही लड़की है। अब पुलिस जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस के पास में गुमशुदगी का वो जो मामला था उसको सुनने के बाद में पुलिस और भी हैरत में आ जाती है। अब पुलिस के पास अब इससे बात करने का समय नहीं रहता। पुलिस कहती है जो एसआई साहब रहते हैं वो कहते हैं कि अब तुम उससे ये हजम नहीं हो रहा है, तुम अब इस मामले को डीसीपी साहिबा ही सॉल्व करेंगी, अब तू उनके पास चल। वो ले जाते हैं उसको, मिंटू को, और ले जाने के बाद में डीसीपी साहिबा के पास में उसको खड़ा कर देते हैं। उससे जब वो पूछना शुरू करती हैं कि अब तुम विस्तार से बताओ, तुम क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। अब वो कहता है कि मैडम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उससे पहले कहा जाता है कि तुम्हें जो गिरफ़्तार करके लाया गया है वो हरदोई की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम रोशनी है। रोशनी की हत्या के जुर्म में तुम्हें यहाँ पर गिरफ़्तार करके लाया गया है। पहले तो तुम रोशनी की कहानी बताओ कि तुमसे रोशनी से कहाँ मुलाकात हुई। अब वो बताता है कि रोशनी एक होटल में काम किया करती थी और होटल में वो गंदा काम करती थी, प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। जहाँ पर उस होटल के पास जाता है, वो होटल जयपुर में मानसरोवर होटल नाम का एक जगह है, उस होटल में वो काम करती थी। वहाँ पर उससे मुलाकात होती है। होटल वाले उसको उस लड़की की व्यवस्था करवाते हैं। उस लड़की के साथ में जब वो पूरी रात रहता है, उसके साथ में सारे वो हरकतें करता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तो उससे वो बातचीत करते करते अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आगे का जीवन बिताना चाहता हूँ। ये कहकर बहला फुसला करके उस होटल से धीरे से उसको, लड़की को लेकर के बाहर चले आता है। और बाहर आने के बाद में कहीं और कमरा लेकर के उसके साथ में लिव इन में रहने लग जाता है। वो हरदोई की रहने वाली लड़की, जो कि उसके पिताजी जेल में बंद थे, इसलिए उसने इस धंधे को अपनाया। उसने सोचा कि पैसे जल्दी कमाने हैं और पिताजी को जेल से जल्दी छुड़ाना है, ज़मानत करवानी है। उसने सारी सच्चाई अपने उस आशिक से, मिंटू से बताई। मिंटू ने उसकी बातों को सुना और सुनने के बाद में कहा कि मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम बस पैसे की जल्दी से व्यवस्था कर लो, तुम्हारे पिता को ज़मानत करवा दूंगा। अब ऐसे में 1.5 से 2 लाख रुपए उसने नगद इकट्ठे कर रखे थे उस लड़की ने, रोशनी ने, और बाकी कुछ जेवरात थे जो कि 5 से 6 लाख रुपए के थे। ऐसे में कुछ पूरे उन लोगों ने, दोनों ने मिल करके 10 लाख रुपए इकट्ठे करे। सारा पैसा इस मिंटू ने अपने खाते में डलवा लिया
और उसे वहाँ से लेकर के अलवर चले जाता है। और अलवर लाने के बाद में उस लड़की के साथ में कई दिन बिताता है और इधर उसकी पिता की ज़मानत के लिए फ़ाइल आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वकील करता है, सारी तैयारियां करता है। ऐसे में वो लड़की जो है अब मिंटू को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। अब मिंटू से वो कहती है कि अब देर मत करो, अब चल के हम किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। मिंटू उसकी बात को सुनता है और कहता है कि देखो, मुझे बंधन में मत बांधो, मैं जैसा हूँ ऐसे ठीक हूँ, तुम भी ऐसे ही रहो और तुम्हारा किसी अच्छे लड़के को उससे देख करके तुम्हारी शादी करवा देंगे। और इस तरीके से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, तुम देह व्यापार करती थी और आज तुम मेरी पत्नी बनोगी, कल के दिन तुम फिर से, ये सारी बातें उससे करने लग जाता है। अब वो लड़की जो है वो पूरी तरीके से बौखला जाती है। अब वो डर जाती है कि अभी इसके साथ में मैं रह रही हूँ और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। रात में जब वो सो रही होती है, सोता हुआ देख करके मिंटू जो है मौके का फ़ायदा उठाता है, उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है और दरवाजे को हल्का अंदर से इस प्रकार से लॉक करके बाहर निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता। जब उसमें से बदबू बाहर आने लग जाती है तो आसपास के लोग जो है वो पुलिस को सूचना करते हैं। सूचना मिलते से ही पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहाँ पता चलता है कि इसकी गला दबाने के कारण से मृत्यु हुई है। और जब कॉल डिटेल और तमाम उसके मोबाइल से संपर्क निकाला जाता है तो पता चलता है कि मिंटू नाम के लड़के के साथ में इसका कई दिनों से अफेयर चल रहा था, संबंध चल रहा था, लिव इन में दोनों रह रहे थे और उसी ने हत्या करके यहाँ पर इसको रखा है और खुद फरार हो गया है। सारी जानकारी हो जाती है, बताता है डीसीपी साहिबा को। अब बताने के बाद में फिर ये कहता है कि ये तो मैडम कुछ नहीं है, अभी तो 2 लड़कियों के बारे में मैंने बताया है। मेरा एक और लड़की के साथ में जो कि नाबालिग थी, 14 वर्ष की थी, जो कि अलवर में स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ मिंटू और उसके 3 साथियों ने मिल करके गैंग रेप जैसा बहुत घृणित और दुर्दांत अपराध किया था। और वो कहता है कि उससे बार बार रास्ते में जाता हुआ वो देखता था, उसे वो बहुत पसंद आ गई। उसने उसको उठा करके ले जा करके जंगल में उसके साथ में रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। ये मामला भी बहुत तेज़ी से सुर्खियों में रहा पूरे अलवर, पूरे राजस्थान में। 2019 का मामला है। उसने इस मामले की जैसी जानकारी दी, अब पूरी बात जैसी डीसीपी साहिबा को पता चलता है, वो पूरी तरीके से सन्न हो जाती हैं। कहती हैं कि इतना बड़ा अपराधी, इतना क्रूर मानसिकता का अपराधी हमारे बीच में पनप रहा है और अभी तक हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। अब पूरी जानकारी जब मिल जाती है उसके बाद में वो बताता है कि मैं उस दौरान मुंबई भाग करके रहने लगा था और मुंबई जा करके मैं फ़ौजी का भेष बना करके रहा करता था और फ़ौजी लुक में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाता था। ऐसे में उसने बताया कि मैडम यही नहीं, मेरी तो 50 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में मैंने शारीरिक संबंध बनाया है, उनके साथ में गैंग रेप किया है, उनके साथ में रेप किया है। इस तरीके की जब बातें वो करता है तो मैडम कहती है कि तुम्हें ये सारी बातों को एसएसपी अमित सांघी जी के सामने बोलना पड़ेगा। वो लड़का जो है वो तैयार होता है, कहता है कि मुझे सब कबूल है, मैंने गलती जो भी काम किए हैं, जो भी गलत काम किए हैं, मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ। जाता है, सारी बातें बताता है और पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल में भेज दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें और कोई लड़कियों का इस प्रकार से मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।